तो क्या आप सच सुनना चाहते हैं या फिर वो कन्वेंशनल मीडिया और पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान का नैरेटिव ही आपके लिए अनफ है कि जो कि पाकिस्तान के बनने को एक मौजज़ा बताता है और इसके बनाने वाले हीरोज़ को एक ऐसी फ़ौज बताता है जो शायद आसमान से उतरी थी और उनके हाथों में तस्बीह थी और वो एक मुक़द्दस रियासत के हसूल के लिए आए हुए थे। तो आज हम इस नैरेटिव से हट के उस प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स और उस हकीकत को जानेंगे जो कि 1940 की दहाई में खेली गई थी, और इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कि जिसका बुत हमारे सामने एक बहुत बड़े हीरो और देवता की तरह बना दिया गया है, उसको भी देखेंगे कि क्या वो वही थे जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है या फिर एक बहुत शातिर ठंडे मिजाज के और प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन थे कि जिनके लिए पाकिस्तान का मुतालबा शायद एक सौदेबाजी का मोहरा ही था। क्योंकि पाकिस्तान की तख्लीक को समझने के लिए मुझे आपको 1937 के सूबाई इंतखाबात में लेके जाना होगा, जहाँ पे 84 मुस्लिम सीट्स थी और उनमें से मुस्लिम लीग जो कि उस वक्त पाकिस्तान बनाने की तहरीक को सबसे आगे लेके चल रही थी और वाहिद नुमाइंदा थी, वो सिर्फ एक सीट जीतती है और यूपी और बिहार में भी वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हो जाती है, और ये वो वहाँ से हार रही है जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो पार्टी जो 1937 में इतनी बुरी तरह से हार जाती है, वही पार्टी 1940 में इंडिया के तमाम मुसलमानों की सोल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन सकती है। तो यहाँ आती है जिन्ना साहब की वो शातिर और चालाक पॉलिटिक्स के, जब उन्होंने देखा कि आइनी तौर पे हम इस जंग को नहीं लड़ सकते, तो फिर उन्होंने यहाँ पे मज़हब कार्ड खेला, मज़हब का तड़का लगाया। वेंकट धोलीपाला अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि उस वक्त मुस्लिम लीग ने बहुत सारे उलमा को अपने साथ मिलाया, जिसमें मौलाना शिबली नुमानी बहुत बड़ा नाम है, और उसमें मुस्लिम लीग ने नारा लगवाया कि इस्लाम ख़तरे में है। इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इन्होंने कहा था कि हम एक मदीना जैसी रियासत बनाएंगे। तो ये जो रियासत मदीना का चूरन है, ये चाल है, ये बहुत पुरानी है और अभी तक भी वैसे हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं खेलते हुए आए हैं। तो खैर इस तरह से ये एक सोची समझी जो स्ट्रेटजी थी, और फिर 1946 के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें नतीजा ये निकलता है कि वो मुसलमान जो 1937 में बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर रहे थे मुस्लिम लीग के ऊपर, उनके लिए ईमान का हिस्सा बन गया कि उन्होंने वोट डालना ही डालना है। अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए वो वोट डाल रहे थे, और फिर होता ही है कि जो मुस्लिम लीग है वो सेंटर की तमाम 30 की 30 सीट्स जीत लेती है। अब इस बात से ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो जीत थी जिसको बुनियाद बना के मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मुतालबा किया और पाकिस्तान इस चीज़ पे लिया भी, वो कोई अवामी जीत नहीं थी, बल्कि वो एक प्रोपेगेंडा के तहत अवाम को वरगलाया गया कि मज़हब कार्ड खेल के। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक जीत तो हो सकती है, मुस्लिम लीग की जीत तो हो सकती है, अवामी जीत नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बेस पर बना है, तो क्या वो 2 नेशन थ्योरी जो है 1937 के इलेक्शंस के बाद आई? सर सैयद अहमद खान 1937 के इलेक्शंस के बाद पैदा हुए थे, थ्योरी दे के फिर वो 1800 में जाके मर जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से समझ सकते हैं, और इस बात को मैं सिर्फ यहाँ तक भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं उन मुसलमानों का जिक्र भी यहाँ पे करूँगा, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, उनकी अपनी अपनी पार्टियाँ थी कि जो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ थे, और वो भी मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जिनका मानना ये था कि पाकिस्तान अलहदा से नहीं बनना चाहिए। वो दूसरी तरफ से मुसलमानों के हकूक़ लेने की के हक़ में थे। उसमें अली उस्मान कासमी मेरे पाकिस्तान स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम आपने सुना होगा, जो कि तहरीक अहरार के बानी थे। तो उन्होंने जिन्ना के पाकिस्तान को चूंगा कहा था, और उनका मानना ये था कि कायद-ए-आज़म जो है मुसलमानों की हिंदुस्तान के मुसलमानों को की जो ताकत है उसको तकसीम कर रहे हैं कि आधे जो है एक मुल्क में चले जाएंगे, आधे दूसरे मुल्क में रह जाएंगे, और बाद में होता भी यही है। और जो मौलाना मौदूदी हैं, एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी, वो तो कायद-ए-आज़म को खुल्लम खुल्ला फ़िरंगी कहा करते थे और कायद-ए-आज़म की इस सियासत को एक ड्रामा कहते थे। और इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं, बादशाह खान है, GM सैयद है, इन्होंने तो इस जोग्राफियाई तकसीम को पहले ही खुदकुशी कह दिया था, और उसके असरात बाद में नज़र भी आए कि जिस तरह पार्टीशन के दौरान किलिंग्स हुई, मैसेकेयर हुआ, मिलियंस ऑफ लोग मरे, डिसप्लेसमेंट्स हुई, तो वो चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हकीकत ये है, और बताने का मकसद ये था कि उस वक्त सब मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि एक अलहदा रियासत बनाई जाए, बल्कि मुसलमानों के अंदर भी एक किस्म की खाना जंगी की कैफियत थी। लेकिन हमने उन तमाम नामों को मिटा दिया तारीख़ से गद्दार कह के जो पाकिस्तान बनने के हक़ में शामिल नहीं थे, हालांकि वो भी उस वक्त के मुसलमानों के, जिस वक्त के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बनाई जा रही थी, के रिप्रेजेंटेटिव थे और उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। अब मैं बात करता हूँ जिन्ना साहब की पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पे, कि वो एक बरतानवी तर्ज के लिबरल बैरिस्टर थे। खैर वैसे मैं किसी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन चूँकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो प्राइवेट लाइफ है, उसकी जो हकीकत है उसको छुपा कर
उसका एक इस्लामी बुत हमारे सामने पेश कर दिया गया है और फिर उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान को एक मखसूस तरह से चलाने का बयानिया बनाया जाता है। तो इसलिए मैं लाजमी समझता हूँ कि हम उस हकीकत को समझ लें सो दैट हमें जो आगे ये समझ आ सके कि हमारे साथ जो प्रोपेगेंडा या गेम्स खेली जाती हैं उनकी हमें बेहतर समझ आ सके। तो कायद आज़म जो थे वो अंग्रेज़ी बोलते थे, अंग्रेज़ों की तरह सोचते थे और उनकी जो खुराक थी वो भी अंग्रेज़ों की तरह ही थी। इश्तियाक अहमद अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि जिन्ना साहब की पर्सनल लाइफ में वो इस्लामिक पाबंदियाँ बिल्कुल भी नहीं थीं कि जिनका तकाज़ा हम आज के अपने हुक्मरानों से करते हैं। शराब नोशी हो गई और इस तरह की खुराक में उनकी और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं कि जिनका यहाँ पब्लिकली कैमरे पे तो मैं जिक्र करना मुनासिब भी नहीं समझता। आप उनको खुद सर्च कर सकते हैं। और यही वो जिनात थे कि वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक गैदरिंग्स में कहते थे कि कुरान हमारा कानून है। जब उनसे कोई पूछता था पाकिस्तान बनने से पहले कि पाकिस्तान जो आप नया मुल्क बनाने जा रहे हैं उसका आइन क्या होगा, तो वो कहते थे कि इसका आइन तो 1300 साल पहले आ चुका है। वो कुरान की तरफ इशारा कर रहे होते थे। और फिर वही जिना जो कि पाकिस्तान बनने के 4 माह बाद दिसंबर में होने वाले एक इज्तिमा में कोई आगे से अवाम में से नारा लगाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा है कि जिसके ऊपर उस वक्त के मुसलमानों ने, लाखों लोगों ने, मिलियंस ऑफ मुसलमानों ने अपनी जानें दी हैं और आज तक हम पाकिस्तानी इस नारे को समझते हैं कि यही नारा ही पाकिस्तान की बुनियाद था। और हम पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का आइन और इसकी तर्ज सियासत को इसी नारे के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं। तो जिन्ना साहब ने उस वक्त कहा था कि इस नारे को ना मैंने और ना ही मेरी पार्टी ने मंजूर किया, बल्कि इस नारे को आप लोगों ने खुद शायद वोट लेने के लिए ही इस्तेमाल किया होगा। और फिर 11 अगस्त की जिन्ना साहब की वो मशहूर स्पीच के जो पाकिस्तान बनने से ऑफिशियली 4 दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान जो है 15 अगस्त को बना है, ये फिर एक और हमारे जो है नेशनल प्रोजेक्ट का गिफ्ट है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना है। खैर, उस स्पीच में जिन्ना साहब ये कहते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, कहीं भी जाने में। जो रियासत है उसका आपके मज़हब से कोई लेना देना नहीं होगा। तो फिर इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या जिन्ना साहब मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे या इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे कि पाकिस्तान बनने से पहले वो इस्लाम को इस्तेमाल करते आए? तो क्या वो उनकी वोटिंग स्ट्रेटजी थी, क्या वो उनकी कैंपेन की स्ट्रेटजी थी? और जब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान बन गया या पाकिस्तान बनने के बाद उनकी बातों में हमने वो है जो डिफरेंस देखा और वो एक सेकुलर पाकिस्तान की बात करते थे। तो इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढें। खैर, मेरी रिसर्च के मुताबिक जिन्ना साहब इब्तिदा में इस्लामी क्या एक अलहदा मुल्क चाहते ही नहीं थे और 1940 तक तो मुस्लिम लीग ने लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग की बेसिकली कंसर्न ही यही थी कि चूँकि अंग्रेज़ अब बर सग़ीर को छोड़ के जा रहे हैं और हिंदू और मुसलमान जो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले, मुग़ल दौर की बात करें, उससे पहले की बात करें, तो उसमें बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन अब हालात उस तरह साजगार नहीं रहे। अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और इस तरह के और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे कि जिनकी वजह से अब मुसलमानों और हिंदुओं में काफ़ी तफरीक पैदा हो चुकी थी। और जो अंग्रेज़ हैं वो डेमोक्रेसी भी गिफ्ट करके जा रहे थे, जहाँ जमहूरियत भी आनी थी। और उस वक्त के कंसेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 70% थी और मुसलमानों की आबादी 25% के करीब थी। तो इस हिसाब से अगर वहाँ जमहूरियत लाई जाती तो असेंबली जो बनती उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी 25% होती। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी मैक्सिमम इतना ही मुसलमान कर पाते और हिंदुओं की आराम से जो है 2/3 मेजॉरिटी बन जाती। तो अगर उस वक्त हिंदू अपनी मर्ज़ी का कोई कानून बनाना चाहते जो कि इवन मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी होता, तो मुसलमान उसको वीटो नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन होती है असेंबली में, फेडरेशन में, वो 1/3 से कम होती। तो उस वक्त मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब ने कांग्रेस से मुतालबा यही किया था कि हमें 2 मुतालबे थे कि और दोनों मुतालबों का जो माखज़ था वो यही था कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनको महफूज किया जाए। और वो मुतालबे ये थे कि एक तो मुसलमानों को फेडरेशन में 1/3 मेजॉरिटी दे दी जाए कि अगर कोई कानून इनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बनता है तो ये इसको वीटो कर सकें। और दूसरा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होंगे, ख़ुद मुख्तार सूबे होंगे। लेकिन कांग्रेस चूँकि इस बात को नहीं मान रही थी, तो इसलिए जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग कांग्रेस के ऊपर दबाव डालने के लिए और अवामी सपोर्ट भी हासिल करनी थी ओबियसली, उसके लिए ये कार्ड खेला करते थे कि हम पार्टीशन करना चाहते हैं, हम अलहदा पाकिस्तान ले लेंगे और हम एक जियोग्राफी तब्दीली की बात करते हैं। और सिर्फ ये इसलिए प्रेशर दिया जाता था कि मुज़ाकरात किए जाएँ, और मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले रखने के लिए मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब ने कभी ऑफिशियली तौर पे ये स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हम एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, बल्कि वो बातों बातों में इनडायरेक्टली ये बात कर दिया करते थे। लेकिन इनका जो ये ब्लफ था मुस्लिम लीग का, जिन्ना साहब का, वो कांग्रेस ने पकड़ लिया। उनको पता था कि ये जो एक गला सड़ा हुआ मुल्क ये चाहते हैं, बड़ा कमज़ोर मुल्क ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ ले जाओ मुल्क,
क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि ये कुछ दिन ही निकाल पाएंगे और फिर जब ये इसी मुंह के साथ हमारे पास वापस आएंगे नाकाम होके कि जब इनसे वो कमज़ोर मुल्क नहीं चला जाएगा तो फिर हम इनसे अपनी शर्तों के ऊपर ही खेलेंगे। लेकिन खैर वो एक अलहदा बात है कि फिर पाकिस्तान जो है वो सर्वाइव कर जाता है और उसमें भी मिलिट्री का बड़ा रोल है। और यही वजह थी कि 1940 वाली करारदाद में मुस्लिम लीग ने लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो इनकी गेम उल्टा इनके ऊपर ही खेलना चाहती थी तो उन्होंने हिंदू प्रेस के ज़रिए जो है इस चीज़ को शाया करवाया कि ये जो करारदाद थी करारदाद पाकिस्तान थी। अब जबकि मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब को ये आइडिया हो चुका था कि कांग्रेस इस आइडिया के बिल्कुल माने है 1/3 मेजॉरिटी और खुद मुख्तियार सूबों के, तो उन्होंने फिर जो है इस हिंदू प्रेस के वर्ड जो करारदाद पाकिस्तान वाली टर्म है इसको अडॉप्ट कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ऑफिशियली तौर पर भी ये स्टेटमेंट दे दी कि हम एक अलहदा मुल्क के जिसका नाम पाकिस्तान होगा उसके क़याम के लिए हम जदोजहद करेंगे। तो जी ये जो पाकिस्तान आज आपको मिला है ये उस वक्त की पॉलिटिकल गेम और उस ब्लफ का नतीजा है कि जो उस वक्त के लीडर्स खेल रहे थे और बात क्या करते हैं कि हम अवाम के लिए कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि वो अवाम जिनके लिए ये पाकिस्तान बनाया जा रहा था वो अवाम वो मुसलमान वो आम मुसलमान कि जिनके हकूक़ के लिए मुस्लिम लीग लड़ रही थी, कि जिन्होंने 1946 में मुस्लिम लीग को वोट इसलिए दिया क्योंकि उनको हकूक़ चाहिए थे, उनको पता ही नहीं था। और जिन्ना साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब ये जो हैं ठंडे कमरों में बैठ के पाकिस्तान और इंडिया की लकीरें खींच रहे थे और उस वक्त के मुसलमान वो उस तरफ थे या इस तरफ थे, पाकिस्तान या इंडिया में थे, उनको सिर्फ इतना भी आइडिया नहीं था कि इस लकीरें खींच जाने के बाद उनका घर पाकिस्तान में आएगा या फिर इंडिया में। और जब पार्टीशन होती है तो उसमें 15 लाख लाशें, 1.5 करोड़ जो है महाजरीन उसमें बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, औरतों के रेप होते हैं। तो ये वो जानी माली और इज़्ज़त का नुकसान हुआ और उसके बाद उसके असरात आज तक भी लोगों के ऊपर हैं जिस तरह के ट्रॉमा से वो गुजरे हैं। इसका तखमीना उन लीडर्स ने कभी भी नहीं लगाया था क्योंकि 1940 तक तो शायद उन्होंने कभी इस चीज़ का सोचा ही नहीं था कि हम एक अलहदा रियासत, एक अलहदा मुल्क बनाने जा रहे हैं। और शायद इसीलिए हम आज तक भी कन्फ्यूज़ हैं कि पाकिस्तान है क्या चीज़, ये बना किसके लिए था, अवाम के लिए, गरीब के लिए या एलिट्स के लिए, ये सेकुलर मुल्क होगा या इस्लामिक मुल्क होगा। सेकुलरिज्म और इस्लामिक तबके के दरमियान आज तक भी जो है जंग लड़ी जा रही है। तो हम एक ऐसी कौम हैं कि जिसकी जड़ें, जिसकी तारीख़ इस खित्ते में है, लेकिन हम अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो हमें इस तरह से थोपी गई है कि हम कभी वो जो है अरब के रेगिस्तानों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कभी हम कहते हैं पाकिस्तान तब बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान यहाँ जो हिंदुस्तान सिंध में आया था, और कभी पाकिस्तान हमारे लिए तब बन जाता है जब सर सैयद अहमद ख़ान 2 नेशन थ्योरी देता है, कभी पाकिस्तान हमारा 1940 की करारदाद में बनता है, और किसी के लिए पाकिस्तान जो है वो 1947 14 अगस्त को बनता है, और किसी के लिए तो शायद अभी तक भी पाकिस्तान जो है नहीं बन पाया। खैर, जिन्होंने एक ऐसी पेंडोरा बॉक्स खोली थी कि जिनसे निकलने वाले ये तज़ादात हमें आज तक भी 75-80 सालों के बाद नोच रहे हैं। अब आखिर में फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप क्या समझते हैं, जिन्ना साहब कौन थे, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को इस्लामिक होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, या आपके जो पुराना वर्ल्ड व्यू था, आपका जो पुराना नज़रिया था उसमें कितना बदलाव आया है, या आप समझते हैं कि वही सच है जो पाकिस्तान स्टडीज़ में बताया जाता है, या जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया का नैरेटिव हमें मुसल्लत हमारे ऊपर किया जाता है, क्या वही ही सच है।